नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीवी 27 न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं शिवानी ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आज आंध्र प्रदेश के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। आगामी 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर बैठक को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। एक मंच पर दिखेंगे चंद्रबाबू और पवन कल्याण। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां आज आंध्र प्रदेश के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के अहम बैठक करेंगे। बैठक को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित भी करेंगे। बैठक की अहम बात यह है कि इस बैठक के दौरान एक ही मंच पर दिखेंगे चंद्रबाबू और पवन कल्याण। आगामी 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर अहम बैठक है ये, जिसको संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। आगामी 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर आज अहम बैठक है। इस बैठक को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। बैठक के दौरान एक ही मंच पर दिखेंगे चंद्रबाबू और पवन कल्याण। आंध्र प्रदेश के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आंध्र प्रदेश दौरा। लोकसभा चुनाव को लेकर आंध्र प्रदेश में अहम बैठक को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अहम बैठक। आंध्र प्रदेश के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक को संबोधित करेंगे। बैठक के दौरान एक ही मंच पर दिखेंगे चंद्रबाबू और पवन कल्याण। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां आगामी 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आंध्र प्रदेश में एक अहम बैठक होनी है। बैठक में कई मामलों पर चर्चा की जा सकती है। बड़ी खबर यह है कि इस बैठक को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आंध्र प्रदेश के दौरे पर हैं, जहां वो लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ी बैठक को संबोधित करेंगे। बैठक में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कई अहम फैसले भी लिए जा सकते हैं। बैठक में चंद्रबाबू और पवन कल्याण के भी शामिल होने की खबर सामने आ रही है। अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। आज मुंबई में होगी इंडिया गठबंधन की रैली। भारत जोड़ो न्याय यात्रा समाप्ति के बाद महारैली होनी है। रैली में इंडिया गठबंधन के कई प्रमुख चेहरे भी शामिल होंगे। 600 किलोमीटर यात्रा और 63 दिन का सफर। आज ठाणे शहर में सभा को संबोधित करेंगे राहुल गांधी। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज आखिरी दिन। 600 किलोमीटर यात्रा और 63 दिन के सफर का आज आखिरी दिन है। आज ठाणे शहर में मुंबई में इंडिया गठबंधन की महारैली होगी। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बाद महारैली होगी। महारैली में इंडिया गठबंधन के कई बड़े चेहरों की शामिल होने की खबर सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां आज मुंबई में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समाप्ति के बाद इंडिया गठबंधन की महारैली निकाली जाएगी। इस महारैली में गठबंधन के कई बड़े और प्रमुख चेहरे भी शामिल हो सकते हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा की समाप्ति का दिन है आज, जिसके बाद आज इंडिया गठबंधन की महारैली निकाली जाएगी। भारत जोड़ो न्याय यात्रा, जो कि 600 किलोमीटर तक चली, उसका आज आखिरी दिन है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा की समाप्ति के बाद मुंबई में आज कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की तमाम पार्टियों के द्वारा महारैली का आयोजन किया गया है। इस महारैली में इंडिया गठबंधन के तमाम प्रमुख चेहरों के शामिल होने की खबर है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं, जहां भारत जोड़ो न्याय यात्रा की समाप्ति के बाद आज मुंबई में इंडिया गठबंधन की महारैली निकाली जानी है। महारैली में कई प्रमुख चेहरे भी शामिल होंगे। 600 किलोमीटर की यात्रा और 63 दिन का सफर जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहा है, उसका आज आखिरी दिन है, जिसकी समाप्ति के बाद आज मुंबई में इंडिया गठबंधन की महारैली होनी है। पूरी जानकारी के साथ हमारे साथ मुंबई से संवाददाता मुरारी सिंह जुड़ गए हैं। मुरारी, महारैली होनी है, साथ ही भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज अंतिम दिन है। इंडिया गठबंधन की महारैली है, कई प्रमुख चेहरों के शामिल होने की खबर सामने आ रही है। कौन कौन से वो चेहरे होंगे और महारैली का क्या प्रयोजन होगा?
जी बिल्कुल शिवानी, अगर इस यात्रा में और कह सकते हैं इस सभा में अतिथियों की बात करें तो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, आम आदमी पार्टी, ममता बनर्जी की पार्टी, ऐसे जो संगठन के लोग हैं, जो पार्टी के लोग हैं, वो जो है इस रैली में, इस सभा में शामिल होंगे। मुंबई के जिस तरीके से सभा को देखते हुए, रैली को देखते हुए तैयारी की बात करें तो उन तमाम जो इलाके हैं जहां पर ये सभा होने वाली है, वहां पर पूरी तैयारी जो है की गई है। जिस तरीके से बताया जा रहा है कि धारावी से जो की रैली शुरू होगी और शिवाजी पार्क पहुंचेगी, लगभग शाम 5 बजेंगे और उस दरमियान जो है मंच पर कौन कौन से चेहरे होंगे ये तो इंतजार करना होगा। लेकिन इतना जरूर है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जब आज समापन हो रही है तो वही इंडिया महागठबंधन का कह सकते हैं कि ये लोकसभा के ऐलान के बाद एक बड़ी बैठक मानी जा रही है, एक बड़ी सभा मानी जा रही है। बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं वो इस सभा में पहुंच सकते हैं और यही वजह है कि मुंबई पुलिस जो है इन तमाम चीजों को देखते हुए, सुरक्षा के लिहाजे से वो तमाम पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। जी मुरारी, निश्चित ही बहुत बड़ा आयोजन है क्योंकि इंडिया गठबंधन की तमाम महारैली निकाली जा रही है। कहा जा रहा है कि तमाम बड़े चेहरे होंगे, हालांकि वो कौन कौन से बड़े चेहरे होंगे उनका खुलासा अभी होना बाकी है। मुरारी, इसको लेते हुए सुरक्षा व्यवस्था की निश्चित ही औचक निरीक्षण और व्यवस्था की गई होगी। क्या कुछ तैयारियां की गई है मुंबई में, क्योंकि बड़ी महारैली है और बड़ी संख्या में लोग वहां पहुंच सकते हैं? जी बिल्कुल, मुंबई पुलिस इन तमाम चीजों को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किए गए हैं। ड्रोन कैमरा, सीसीटीवी कैमरा के अलावा जो रूट है, जिस रास्ते से रैली निकलने वाली है, वहां पर भी पुलिस के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। खास करके मुंबई पुलिस जो है ड्रोन के जरिए नजर रखेगी इस रैली और इस सभा के ऊपर, क्योंकि भारी संख्या में लोग यहाँ पहुंचेंगे तो कहीं किसी भी प्रकार की कोई कोताही न बरती जाए, इसे ध्यान में रखते हुए लगभग 24 घंटे पहले से ही मुंबई पुलिस अपनी कमर कस चुकी है। चाहे वो धारावी से लेकर के शिवाजी पार्क जाने का रास्ता हो या फिर जहाँ पे सभा होनी है, हर जगह पर पुलिस जो है अपने जवानों के साथ और जो यंत्रणाएं हैं वो चुस्त और दुरुस्त किए हैं। जी मुरारी, इंडिया गठबंधन में आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अगर बात करें तो इंडिया गठबंधन में कई राज्यों में सीट शेयरिंग पर बात बहुत आसानी से बनती हुई नहीं दिखी। ये भी दिखा कि विपक्ष की जो महागठबंधन है इंडिया गठबंधन, वो काफी कमजोर है अभी भी भारतीय जनता पार्टी के समक्ष। ऐसे में आज की ये महारैली क्या नई शक्ति, नई ऊर्जा का संचार करेगी? क्योंकि कार्यकर्ताओं में निश्चित ही बहुत जोश है, लेकिन अगर तथ्यों पर गौर करें तो साफ देख सकते हैं कि इंडिया गठबंधन कहीं ना कहीं उतनी मजबूती से नहीं उभर करके सामने आई जैसा कि सोचा गया था। जी बिल्कुल सही कहना है। अगर सीट शेयरिंग की बात करें तो महाराष्ट्र की अगर बात कर ले तो अभी तक सीट शेयरिंग को लेकर के जो फार्मूले हैं सिर्फ तैयार हुए हैं। न तो कांग्रेस पीछे हटने को तैयार है, न तो उद्धव बाला साहब ठाकरे पीछे हटने को तैयार है, न तो उनके साथ बहुजन वंचित आघाड़ी। तो जो 5 से 6 यहाँ पर पार्टियां आपस में जुड़ी हुई है वो सीट शेयरिंग को खींचातानी करके रख। अब ऐसे में ये माना जा रहा है कि आज जो महा इंडिया का कह सकते हैं कि इनका महासभा होगा, के बाद राहुल गांधी जब बैठक करेंगे, चाहे वो शिवसेना के उद्धव ठाकरे हो या फिर शरद पवार हो, इन लोगों के साथ शेयरिंग पर आज आखिरी फैसला लेने की बात कही गई है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि महाविकास आघाड़ी में अभी सीट शेयरिंग को लेकर के पिछले 1 सप्ताह से जो पेच फंसी है, क्या वास्तव में राहुल गांधी आप सुलझा पाएंगे? इस पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई है। मुरारी, राजनीतिक दृष्टिकोण से इसको किस तरह से देख सकते हैं ये भी समझना चाहेंगे, क्योंकि देखिए एक तरफ जहां आपने बताया कि अभी तक सीट शेयरिंग को लेकर के मुंबई महाराष्ट्र में भी बात नहीं जमी है इंडिया गठबंधन के पार्टी के अंदर, वहीं महारैली का आयोजन किया जा रहा है और महारैली में सभी विपक्षी दल एकजुट होंगे, तमाम बड़े चेहरे गठबंधन के पहुंचेंगे, ये भी कहा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं दिखावा बहुत बड़ा है, जबकि सीट शेयरिंग जिस पर असल में कुछ काम होना चाहिए था वो मुद्दे नदारद है। जी शिवानी, बिल्कुल। अगर सीट शेयरिंग की बात करें, जिस तरीके से बीजेपी ने अपनी लिस्ट जारी की है और ऐसे में महागठबंधन की बात करें तो कहीं से भी इनके टिकट डिक्लेयर होते हुए दिखाई नहीं दे रहे। सीट शेयरिंग को लेकर के चाहे वो संजय राउत रहे हो या प्रकाश अम्बेडकर रहे हो या फिर शरद पवार के खेमे के रहे हो, लगातार नोक-झोंक किसी भाग भी देखने के लिए मिली है। लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर के अभी तक कोई फार्मूला, कोई नाम सामने नहीं आ पाया है। अब ऐसे में ये रैली कितनी बड़ी होगी, ये रैली का आगाज कैसा होगा, लेकिन जिस तरीके से पार्टी का कह सकते हैं कि आपसी कलह, मतभेद और सीट शेयरिंग को लेकर जो नाराज और खुशी की बात चल रही है, ऐसे में महाराष्ट्र की
नहीं जी। हो रहा है। जी। बिल्कुल, तो सीट शेयरिंग को लेकर के भले ही मतभेद दूर नहीं हो रहा है, लेकिन आज मुंबई में इंडिया गठबंधन की महारैली है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा की समाप्ति के बाद महारैली का आयोजन किया जाना है, जिसमें इंडिया गठबंधन के तमाम बड़े चेहरों के शामिल होने की खबर है। मुरारी, आपका इन अपडेट्स के लिए धन्यवाद, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ, फिर आपके पास लौटेंगे और जानकारी के लिए। फिलहाल बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। आरएसएस की लोकसभा चुनाव को लेकर आज अहम बैठक होनी है। 3 दिवसीय बैठक का आज आखिरी दिन है। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष भी इस बैठक में शामिल होंगे। नागपुर पहुंच चुके हैं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और कहा जा रहा है कि वो भी इस बैठक में शामिल होंगे। प्रतिनिधि सभा में शामिल हो सकते हैं जेपी नड्डा। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, एक और बड़ी जानकारी जो निकल करके सामने आ रही है वो आपको बता रहे हैं। प्रतिनिधि सभा में शामिल हो सकते हैं जेपी नड्डा। आरएसएस की लोकसभा चुनाव को लेकर के आज बैठक है। 3 दिवसीय बैठक का आज आखिरी दिन है। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष भी इस बैठक में शामिल होंगे। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर आरएसएस की 3 दिवसीय बैठक का आज आखिरी दिन है। बैठक में कई अहम मुद्दों को लेकर के चर्चा हो सकती है। महामंत्री बीएल संतोष भी इस बैठक में शामिल होंगे। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी नागपुर के लिए रवाना हो चुके हैं और खबरों की माने तो जेपी नड्डा भी इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं, जहां आज नागपुर में आरएसएस की लोकसभा चुनाव को लेकर के अहम बैठक है। आरएसएस की 3 दिवसीय बैठक का आज ये आखिरी दिन है। आखिरी दिन राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष भी इस बैठक में शामिल होंगे। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी नागपुर पहुंच चुके हैं और उनके भी इस बैठक में शामिल होने की खबर सामने आ रही है। एक बार फिर से मुरारी का रुख करेंगे। मुरारी, पहले तो पूरे मामले पर अपडेट क्या है? आरएसएस की 3 दिवसीय बैठक चल रही है लोकसभा चुनाव को लेकर के, जिसका आज आखिरी दिन है। बैठक में क्या कुछ बातें निकल करके सामने आ सकती है? क्या कुछ बड़े फैसले लिए जा सकते हैं आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर? जी शिवानी, बिल्कुल सही कहना है। महाराष्ट्र के नागपुर में बैठक चल रही है। आरएसएस के जो पदाधिकारी है, कार्यकर्ता है, वो जो है कि नागपुर पहुंचे हुए हैं। 1400 से आसपास जो पदाधिकारी है वो इस बैठक में मूल रूप से शामिल हुए हैं और इस बैठक का मकसद यही है कि जो बीजेपी ने एक नारा दिया है, अब की बार 400 के पार, उसे कैसे ले जाया जाए। आपसी मतभेद, जिन नेताओं के टिकट कटे हैं उनके कार्यकर्ताओं की नाराजगी कैसे दूर की जाए और जिस तरीके से मतदान के तारीखों का ऐलान हुआ है उसे लेकर के किस तरीके की रणनीति बनाई जाए, इन तमाम पहलुओं को लेकर के ये बैठक की चर्चा चल रही थी। माना जा रहा था कि इस बैठक में जो है कई ऐसे फैसले भी लिए जा सकते हैं। इंतजार करना होगा, क्योंकि जेपी नड्डा कुछ समय पहले ही नागपुर पहुंचे हुए हैं। जब आज वो बैठक में शामिल होंगे तो क्या कुछ उनकी तरफ से निर्देश दिया जाता है। लेकिन इतना जरूर है कि पूरे देश से जो आरएसएस के जिम्मेदार पदाधिकारी थे वो नागपुर बैठक में शामिल हुए हैं। जी, तो कुल मिलाकर के हर मोर्चे को साधने के लिए आरएसएस की तरफ से लोकसभा चुनाव को लेकर के ये बैठक की जा रही है, जहां कार्यकर्ताओं की और नेताओं की नाराजगी को भी दूर करने पर चर्चा की जा रही है। वहीं मोदी जी ने जो घोषणा की है कि अब की बार 400 पार, उसको भी किस तरह से साधा जाए, उसके गणित पर भी विस्तार से चर्चा इस अहम बैठक में की जाएगी। मुरारी, हम अभी बातचीत कर रहे थे, इंडिया गठबंधन की भी आज मुंबई में महारैली होनी है, जहां उनकी सीट शेयरिंग पर बात नहीं बनी है। वहीं बीजेपी की क्या तैयारियां हैं? क्या बीजेपी पुख्ता तरीके से महाराष्ट्र में तैयार है लोकसभा चुनाव के लिए? देखिए, बीजेपी कह सकते हैं कि लगभग 6 महीने पहले से ही सारी तैयारियां कर चुकी है और यही वजह है कि जैसे ही चुनाव की बात सामने आई, दूसरी लिस्ट भी बीजेपी ने जारी कर दिया। भले ही उसके सहयोगी शिंदे और अजित पवार अभी तक अपने उम्मीदवारों का नाम घोषित नहीं किए हो, भले से सीट शेयरिंग में उन्हें कितनी सीट मिली है इससे पर्दा न उठा हो, लेकिन इतना जरूर है कि बीजेपी पूरी तरह से महाराष्ट्र में नहीं बल्कि पूरे देश में अपनी कमर कसी हुई है। अगर खास करके मुंबई की बात करें तो देखा जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को यहाँ पर उत्तर मुंबई से उतारा गया है। अगर नॉर्थ मुंबई की बात करें तो वहाँ भी बीजेपी अपना दावा खोल रही है और
उम्मीदवारों की एक लंबी लिस्ट बना करके तैयार है, लेकिन उनके सहयोगी पार्टी, चाहे वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हो, चाहे उप मुख्यमंत्री अजित दादा पवार, इन लोगों के उम्मीदवारों के नाम अभी तक सामने नहीं आ पाए हैं। देखना होगा, आज जानकारी है कि देर शाम तक सीट शेयरिंग को लेकर के अजित पवार और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के माफ कीजिएगा एकनाथ शिंदे के बीच समझौता हो सकता है। जी बिल्कुल, तो बीजेपी में भी सीट शेयरिंग को लेकर के अभी सब कुछ साफ नहीं है, उम्मीदवारों का नाम भी साफ नहीं है। हालांकि पार्टी की तैयारियां पूरी पुख्ता है लोकसभा चुनाव के लिए, और सीट शेयरिंग और उम्मीदवारों के नाम पर भी ये जो अहम बैठक हो रही है उसमें कुछ निकल करके सामने आ सकता है। मुरारी, जेपी नड्डा भी आज की इस बैठक में शामिल होंगे, तो क्या नड्डा की तरफ से भी बीच की मध्यस्थता की जाएगी, क्योंकि इनको भी, पार्टी को भी अपने सहयोगी दल में बना करके रखना है? देखिए, ये माना जा रहा है कि नागपुर में जो है आरएसएस की बैठक है, इस बैठक के बाद पार्टी के जिम्मेदार नेता नागपुर में ही बैठक करेंगे, और उसके बाद चाहे वो अजित पवार के सीट शेयरिंग की बात हो या फिर बारामती, अमरावती और धुलिया, ये जो 3 जगह पर सीटों की मांग मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी कर रहे हैं और अजित पवार भी कर रहे हैं। बीजेपी कह रही है कि हमारी सीटें हम इसे नहीं छोड़ेंगे। अब ऐसे में इन तमाम सीटों का जो बंटवारा है उसे लेकर के माना जा रहा है कि जेपी नड्डा आज जब सभा से निकलेंगे तो जिम्मेदार नेताओं के साथ बैठक कर सकते हैं, और जो सीट शेयरिंग का जो फार्मूला है उस पर जो है आखिरी फैसला लिया जा सकता है, क्योंकि चुनाव डिक्लेयर हो चुके हैं। और उन इलाकों में अगर बात करें 19 अप्रैल का, तो महज अब बहुत कम समय बचे हुए हैं, और ऐसे में आजकल में अगर नामों का ऐलान नहीं होता है तो फिर एक बार बैठक होना अनिवार्य है। जी मुरारी, अगर मोटे तौर पर बात करें तो एक तरफ चुनावी मैदान में बीजेपी है और एक तरफ इंडिया अलायंस है। दोनों ही ने अपने अपने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है, दोनों की ही सीट शेयरिंग को लेकर के मत क्लियर नहीं है। ऐसे में महाराष्ट्र में आम जनमानस की अगर बात करें तो किस तरह का माहौल है? देखिए, इंडिया गठबंधन की तरफ से भी कौन से सीट पर कौन उम्मीदवार है ये साफ नहीं है। वही बीजेपी भले ही तैयारी कितनी भी पुख्ता हो मुरारी, लेकिन उम्मीदवारों का नाम अभी तक साफ नहीं है, सीट शेयरिंग को लेकर के भी कुछ भी साफ नहीं है। हालांकि आज की बैठक के बाद हो सकता है कि सब कुछ क्लियर हो जाए, सब कुछ साफ हो जाए, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हुआ है। तो ऐसे में महाराष्ट्र में आम जनमानस की अगर बात करें, वोटिंग की अगर बात करें, एक तरह की मानसिकता जो पैदा होती है उसकी बात करें, तो क्या कहना चाहेंगे, किस पक्ष में ज्यादा दिख रहे हैं लोग? देखिए, नाम डिक्लेयर न होने से सीधी सी बात है कि जो पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं या फिर उम्मीदवारों के चाहने वाले होते हैं, उनमें उत्साह मची रहती है, और यही चीज खास करके मुंबई में देखने के लिए मिल रही है। चाहे थाने की बात करें, कल्याण की बात करें, नासिक, नांदेड़, धुलिया, औरंगाबाद, अहमदनगर, सिंधु, कोल्हापुर, इन तमाम इलाकों में अभी तक किसी भी कह सकते हैं उम्मीदवार का नाम जाहिर नहीं हुआ है। उसे लेकर के कार्यकर्ताओं में एक तरह से कह सकते हैं कि इंतजार है कि हाँ, आज पार्टी की बैठक होगी और बैठक के बाद उस पर निर्णय लिया जाएगा। हालांकि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हो या अजित दादा पवार, इन दोनों जन की तरफ से अभी तक कोई ऐसा बयान शेयरिंग को लेकर के नहीं आया है। इस तरीके से महाविकास आघाड़ी में आए दिन, चाहे वो संजय राउत हो, चाहे प्रकाश अम्बेडकर हो, तरीके से सीट शेयरिंग को लेकर नोकझोंक देखी जा रही है। इसमें नहीं देखी जा रही है। इसके पीछे का वजह यही है कि सीट शेयरिंग का फार्मूला तय हो चुका है। 2 से 4 सीट जो है वो अजित पवार को चाहिए और 2 से 4 सीट जो है वो एकनाथ शिंदे को चाहिए। इसी मसले को सुलझाने के लिए आज बैठक आज काफी अहम मानी जाएगी। जी, तो अगर महाराष्ट्र की भी बात करें तो भारतीय जनता पार्टी में सीट शेयरिंग में सब कुछ क्लियर नहीं है। हालांकि आज नागपुर में अहम बैठक है, जेपी नड्डा भी इस बैठक में शामिल होंगे। आरएसएस की 3 दिवसीय बैठक का आज आखिरी दिन है और आज ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि सब कुछ साफ हो जाएगा। मुरारी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इन तमाम जानकारियों के लिए। और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर जांजगीर चंपा से है, जहां लोकसभा चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता लगने के बाद जिला प्रशासन ने संपत्ति विरूपण करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने प्रेस वार्ता कर आदर्श आचार संहिता विषय में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में तीसरे फेज में चुनाव संपन्न होगी। 7 मई को मतदान की तिथि तय की गई है। उसके लिए 12 अप्रैल से नाम निर्देशन की कार्रवाई शुरू होगी और 19 अप्रैल तक नाम निर्देश की अंतिम तिथि घोषित की गई है। 20 अप्रैल स्क्रूटनी और 22 अप्रैल तक नाम वापसी और 7 मई को वोटिंग के साथ 4 जून को काउंटिंग किया जाएगा। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद आचार संहिता लागू कर दी गई है।
द्वारा लोकसभा चुनाव की घोषणा हो गई है, जिसके तहत 12 अप्रैल से हमारे जिले में नाम निर्देशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और 7 मई को जांजगीर लोकसभा क्षेत्र में मतदान होगा। इसके लिए आज से ही आदर्श आचरण संहिता के सुचारू रूप से और पूरी तरह से पालन के लिए सारी तैयारियां कर ली गई है। इसके तहत हमारी जितनी भी एसएसटी टीम है, एफएसटी टीम है, आज से सक्रिय हो रही हैं और नाकाबंदी पॉइंट्स में चेकिंग और जो कि पहले भी लगातार जारी थी, इसको और सक्रियता से किया जा रहा है। इसके तहत लगातार अवैध शराब या अवैध जो भी नशीले पदार्थ वगैरह है उनके खिलाफ कार्रवाई लगातार की जा रही है। अगली खबर खैरागढ़ से है, जहां लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गया है। ऐसे में खैरागढ़ जिला प्रशासन भी चुनाव को लेकर पूरी तैयारी कर ली है। कलेक्टर चंद्रकांत वर्मा और एसपी त्रिलोक बंसल ने पत्रकार वार्ता लेकर बताया कि राजनांदगांव लोकसभा में मतदान 26 अप्रैल को होगा। इस लोकसभा में 4 जिला शामिल है, जिसमें खैरागढ़, छुई खदान, गंडई जिला में पहली बार लोकसभा चुनाव के लिए मतपेटी का वितरण से लेकर गिनती भी खैरागढ़ में होना है। यहां 380 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र जो हमारे ज़िले में सेकंड फेज़ में चुनाव होना है, उसकी तैयारियां पूरी कर ली गई है। इस दौरान हमें सभी बूथ में पुलिस बल, इसके अतिरिक्त 18 पेट्रोलिंग पार्टियां, 4 फ्लाइंग स्क्वाड, 4 स्टैटिक सर्वेलेंस टीम, 7 क्विक रिस्पांस टीम, इसके अतिरिक्त 5 बॉर्डर चेक पोस्ट, जिसमें से 2 जो है अंतर्राज्यीय चेक पोस्ट होंगे, इसकी भी तैयारी हम लोगों ने कर ली है। अगली खबर जगदलपुर से है, जहां रायपुर और भिलाई के कुछ युवकों ने फरसागुड़ा में रहने वाले व्यापारी आशीष संचेती नाम के युवक के साथ मारपीट कर उसका अपहरण कर उड़ीसा ले जा रहे थे। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के तहत 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। व्यापारी के यहाँ से सूचना हमको मिली थी कि कुछ लोग आए हैं, उनके साथ में थोड़ी मारपीट करके उनको गाड़ी में बिठाया गया और उसके बाद गाड़ी को जगदलपुर की तरफ वहाँ से ले जाया गया था। तत्काल सूचना मिलने पर हम लोगों ने घेराबंदी की, नाकेबंदी की पूरे नेशनल हाईवे पे, और हम लोगों को जगदलपुर से थोड़ी पहले हम लोगों को उस गाड़ी को इंटरसेप्ट करने में सफलता मिली। हमने गाड़ी को पकड़ लिया है और गाड़ी से जो व्यक्ति जिनको उठाकर ले जा रहे थे उनको सुरक्षित निकाल लिया गया है और जो 4-5 व्यक्ति जो आकर के जिन्होंने मारपीट की थी और गाड़ी में बिठाया था, उनको भी हम लोगों ने। एमपी के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने चुनाव आयोग की अच्छी प्लानिंग को लेकर धन्यवाद दिया, साथ ही जनता से वोट डालने की अपील की। वहीं उन्होंने कहा कि लोकतंत्र का निष्पक्ष चुनाव हो। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव के चरणों की घोषणा की है। मैं चुनाव आयोग को धन्यवाद देना चाहता हूं। का निष्पक्ष चुनाव आयोग ने भी जो अपना आगामी चुनाव के चरणों की घोषणा की है, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा चुनाव आयोग को, जिन्होंने अपने पूरे इलेक्शन प्रोग्राम को बहुत अच्छे ढंग से पर्याप्त समय देते हुए सबकी, पूरे देश का इतना बड़ा भौगोलिक देश और अलग अलग प्रकार की परिस्थितियां, अलग अलग प्रकार के मौसम, अलग अलग प्रकार के सारे वातावरण के बावजूद भी उनने चुनाव की। अगली खबर भोपाल से है। देश भर में लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। एमपी की 29 लोकसभा सीटों पर 4 चरणों में मतदान संपन्न होगा। निर्वाचन आयोग ने इसको लेकर तैयारियां तेज कर दी है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने बताया कि मध्य प्रदेश में शुरुआती 4 चरणों में मतदान संपन्न करवाया जाएगा। की घोषणा आज हो गई है। जो भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जो घोषणा की गई है लोकसभा की तारीखों का, उसके हिसाब से मध्य प्रदेश में चुनाव 4 चरणों में होंगे। पूरी कंट्री में 7 फेजेस में इलेक्शन है, अपने यहाँ 4 फेज में इलेक्शन होगा। हमारे यहाँ जो शुरुआती 4 फेज हैं, फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज, थर्ड फेज और फोर्थ फेज, इन चारों फेज में जो हमारी टोटल 29 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, वो अलग अलग इन फेजेस में चुनाव होंगे।
अगली खबर प्रयागराज से है, जहां लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई है। छठे चरण में 25 मई को वोट डाले जाएंगे। 46 लाख से ज्यादा मतदाता 2241 मतदान केंद्रों में वोट डालने जाएंगे। साथ ही 4712 पोलिंग बूथों पर जनपद के मतदाता वोट डालेंगे। वहीं जिले के डीएम नवनीत सिंह चहल ने जानकारी देते हुए कहा कि आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से पालन कराया जाएगा। उसमें जनपद प्रयागराज में हम सभी जानते हैं कि 12 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, जिसमें 2 पूरी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, फूलपुर और इलाहाबाद, और भदोही आंशिक रूप से जनपद प्रयागराज में लगती है। तो रिटर्निंग ऑफ दिनांक हमारे जनपद के लिए 29 अप्रैल 2024 है। नाम निर्देशन दाखिल करने का अंतिम दिनांक 6 मई 2024। नाम निर्देशन की जांच के लिए यानी कि स्क्रूटनी की जो तारीख है वो 7 मई है, और नाम वापसी के लिए यानी विड्रॉल ऑफ नेम्स के लिए। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी लगातार जारी है। आप देखते रहिए TV 27 न्यूज।